Hello everyone, welcome back to my channel. So in the last video we had discussed about section 139 subsection 1 relating to appointment of subsequent auditor in a non-government company. And if you have not checked that video, you can check this. Link is in the description box. And now we are going by that section. In this video we will be covering subsection 2, subsection 3 and subsection 4 and rule 5 and 6. Let's start. Now section 139 subsection 2 deals with rotation of auditor. Now before starting we have to understand the meaning of rotation and why the company needs to do rotation of auditor. Firstly, rotation means to change. Now इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. So you must have seen in schools, particularly in primary class, कि वहाँ पे रोटेशन होता था स्टूडेंट्स का. लाइक डे 1 पे रोल नंबर 1 एंड 2 बैठेंगे फर्स्ट डेस्क पे, और सेकेंड डे पे रोल नंबर 3 एंड 4 बैठेंगे फर्स्ट डेस्क पे, एंड सो ऑन. सो इन द सेम वे ऑडिटर्स आर रोटेटेड आफ्टर ए स्पेसिफिक टेन्योर. अब वो स्पेसिफिक टेन्योर क्या है वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में. अब ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर ज़रूरी क्यों होता है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि सपोज़ कीजिए कंपनी के अंदर रोटेशन ऑफ ऑडिटर नहीं होता और एक ही ऑडिटर चला आता, तो अगर हो सकता है कि वो ऑडिटर, क्योंकि अब इतने सालों से हैं, ही मे बी हैविंग गुड रिलेशनशिप्स विद द मैनेजमेंट, सो देयर मे बी चांसेस कि वो पार्शियल हो जाए या फिर वो बायस हो जाए या फिर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कोई ऐसी फेवरेबल बात लिख दे जो एक्चुअल में अनफेवरेबल थी. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर. सो नाउ लेट्स डिस्कस द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2. अब ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर किस किस कंपनी पे लगता है, तो बोला गया कि हर लिस्टेड कंपनी, हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, हर प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या हर ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल तो 10 करोड़ या 50 करोड़ से कम है लेकिन पब्लिक बोरोइंग फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स या पब्लिक डिपॉजिट से 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है. तो इन सभी कंपनी पर रोटेशन ऑफ ऑडिटर लगेगा. तो ये कंपनीज अपॉइंट नहीं कर सकती या रीअपॉइंट नहीं कर सकती किसी इंडिविजुअल को एज एन ऑडिटर फॉर मोर देन 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स. और अगर इन केस ऑफ ऑडिट फर्म, तो ये जो 5 ईयर्स की हैं वो 2 टर्म्स मिलेंगी ऑडिट फर्म को. इट मीन्स कि ऑडिट फर्म एक बार में 10 ईयर्स के लिए अपॉइंट हो सकती है एज एन ऑडिटर, एंड देन देयर विल बी ए कूलिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म्स, एंड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर 5 ईयर्स कूलिंग पीरियड 5 ईयर्स दे कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड. नाउ सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 के सेकंड प्रोवाइजो में लिखा है कि ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अगर कोई ऑडिट फर्म है जिसका टेन्योर एज एन ऑडिटर अभी कंप्लीट हुआ है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, और उस ऑडिट फर्म का जिसका टेन्योर ख़त्म हुआ है उसका कोई कॉमन पार्टनर किसी और ऑडिट फर्म में है, तो वो अदर ऑडिट फर्म इनएलिजिबल हो जाएगी टू बिकम एज ऑडिटर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. इट मीन्स कि हम दूसरी ऑडिट फर्म जिसमें वो कॉमन पार्टनर है उसको अपॉइंट नहीं कर सकते फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज़ एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसका ऑडिट किया है XYZ फर्म ने, और XYZ फर्म के अंदर 3 पार्टनर्स थे, X, Y एंड Z. वहीं दूसरी तरफ एक और फर्म है PQR, और PQR के पार्टनर्स है PQ एंड X. मीन्स X कॉमन पार्टनर है दोनों फर्म्स के अंदर. तो अब अगर PQR ऑडिट फर्म जो है वो ऑडिट करना चाहे एबीसी लिमिटेड का, तो वो नहीं कर सकती फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, क्योंकि PQR और XYZ के अंदर दोनों के अंदर सेम पार्टनर है मिस्टर X. बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स PQR जो ऑडिट फर्म है वो अपॉइंट की जा सकती है एज एन ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड. नाउ कमिंग टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, जो कि डील करता है कि CG चाहे तो प्रिस्क्राइब कर सकती है रूल्स विद रिगार्ड टू मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स इन अ कंपनी. तो इसके लिए हमें रूल नंबर 6 प्रिस्क्राइब किया गया जो कि डील करता है मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर ऑन एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म. अब इसको हम 2 पार्ट्स में देखेंगे. सबसे पहले इफ़ देयर इज़ ऑडिट कमेटी इन द कंपनी, और सेकेंडली अगर इफ़ देयर इज़ नो ऑडिट कमेटी. तो सबसे पहले अगर ऑडिट कमेटी है कंपनी के अंदर, तो ऑडिट कमेटी डायरेक्टली बोर्ड को रिकमेंड करेगा नए इंडिविजुअल या ऑडिट फर्म का नाम जो ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ प्रीवियस ऑडिटर, एंड देन बोर्ड कंसिडर करेगा मैटर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर, एंड देन उसके बाद रिकमेंड कर देगा नए ऑडिटर या नए ऑडिटर का नाम मेंबर्स को जो कि अपॉइंट करेंगे AGM के अंदर. नाउ सेकेंडली इफ़ देयर इज़ नो ऑडिट कमेटी इन द कंपनी, तो बोर्ड खुद कंसिडर करेगा मैटर ऑफ रोटेशन और उसके बाद रिकमेंड कर देगा अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट ऑडिटर टू द मेंबर्स हु विल देन अपॉइंट इन द AGM. नाउ पीरियड ऑफ ऑडिटर को कंसिडर करते टाइम हमें ये चीज़ ध्यान में देनी है कि अगर कोई ऑडिटर कंपनीज एक्ट के कमेंस होने से भी पहले किसी कंपनी के अंदर ऑडिटर था, तो उसका वो पीरियड काउंट होगा 5 ईयर्स या 10 ईयर्स की टर्म के अंदर.
नाउ बिफोर अपॉइंटिंग द न्यू ऑडिटर हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर जो नया ऑडिटर वो पुराने ऑडिटर प्रीवियस ऑडिटर से किसी भी तरीके से एसोसिएटेड है अंडर द सेम नेटवर्क ऑफ ऑडिट फर्म, तो वो नया ऑडिटर इनएलिजिबल हो जाएगा टू बिकम एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज देयर आर 4 फर्म्स 1 2 3 4 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, और they are working under the same trademark, same brand, और they are under the same common control। तो जो फर्म 1 है, अगर किसी कंपनी का इसने ऑडिट करा है, फर्म 1 ने, सपोज एबीसी लिमिटेड का फर्म 1 ने ऑडिट करा है, तो जो रिमेनिंग फर्म्स है फर्म 2 3 एंड 4 वो ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो जाएगी टू बिकम ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें कंसीडर करने हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर कोई भी ब्रेक आता है 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के टर्म के अंदर, तो फिर वो हम कंप्लीट टर्म मानेंगे 5 ईयर्स या 10 ईयर्स की, और प्रोविज़न लग जाएंगे सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 के। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, क्योंकि सपोज़ कीजिए अगर ये प्रोविज़न नहीं होता तो ऑडिटर, देर में भी चांसेस कि ऑडिटर ऐसा कह देते हैं कि 5 साल की उनकी मैक्सिमम टर्म लिखी है सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 में, 5 ईयर्स या 10 ईयर्स, तो वो 3-4 साल ही काम करके 1-2 साल का ब्रेक लेने के बाद दोबारा से रीअपॉइंट हो जाते कंपनी के अंदर एज एन ऑडिटर। फिर उसके बाद 3-4 साल काम करते, फिर उसके बाद ब्रेक लेने के बाद 1-2 साल का देन दोबारा रीअपॉइंट हो जाते। तो ये उनका टेन्योर कभी ऐसे ख़त्म ही नहीं होता। दैट्स वाई ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है कि अगर कोई भी ब्रेक आ जाता है 5 ईयर्स के टर्म में या 10 ईयर्स के टर्म के अंदर, तो फिर वो फुल टर्म मान ली जाती है और उसके बाद 5 ईयर्स का कूलिंग पीरियड देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमें कंसीडर करना है वो ये कि सपोज़ किसी ऑडिट फर्म का कोई पार्टनर इंचार्ज जिसने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई करा है, वो उस ऑडिट फर्म से रिटायर करके किसी और ऑडिट फर्म को ज्वाइन कर लेता है, so that audit firm will become ineligible to become auditor of the company for a period of 5 years। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि अगर किसी कंपनी ने जॉइंट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट किया हुआ है, जॉइंट ऑडिटर्स मतलब 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल एक ही कंपनी में ऑडिटर है, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा ऑडिट फर्म एक ही कंपनी में ऑडिटर है, या फिर एक इंडिविजुअल और एक ऑडिट फर्म ये एक ही कंपनी में ऑडिटर है, तो जॉइंट ऑडिटर्स का अगर किसी कंपनी ने अपॉइंटमेंट किया हुआ है तो वो कंपनी चाहे तो मैनर ऑफ रोटेशन जो है वो ऐसा कर सकते हैं कि सभी जॉइंट ऑडिटर्स का टेन्योर एक ही ईयर में कंप्लीट ना हो, तो ऐसा मैनर ऑफ रोटेशन वो कंपनी रख सकती है एज़ पर रूल 6। नाउ कमिंग टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, इसमें बोला गया कि मेंबर चाहे तो डिसाइड कर सकते हैं कि जो ऑडिट फर्म अपॉइंट की गई है उसके पार्टनर्स रोटेट करेंगे एज एट सच इंटरवल्स एज में बी डिसाइडेड बाय देम। और दूसरा कि ऑडिट जो है वो कंडक्ट किया जा सकता है एक या एक से ज़्यादा ऑडिटर से। इट मीन्स जॉइंट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट की भी पावर मेंबर्स को दी गई है कि वो चाहे तो अपॉइंट कर सकते हैं जॉइंट ऑडिटर्स। So thank you so much for watching the video. We have covered section 139 subsection 2, 3 and 4 and rule number 5 and 6. If you found this video helpful, please like, share and subscribe the channel.